हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आमोद एकेडमी पर। मैं हूं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के चर्चित मुद्दे। पहली खबर है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। दूसरी खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तीसरी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया। अगली खबर है, वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी जारी किया। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के दोबारा अध्यक्ष बने ग्रेग बार्कले। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से पढ़ते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा का संचालन किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह कहां से कहां तक चलेगी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले से असम के डिब्रूगढ़ ज़िले के बीच में। कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। कहाँ तक? वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलेगी। और उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी। यानी उत्तर प्रदेश की काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफ़र करीब 50 दिनों में तय किया जाएगा। कितने दिनों में? 50 दिनों में तय किया जाएगा। यानी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की जो दूरी है 3200 किलोमीटर की दूरी है, या 50 दिनों में तय किया जाएगा। और यह वाराणसी के रविदास घाट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलय क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन किया है। और 50 दिनों से अधिक यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम, कितने? 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी तथा 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं। यानी 50 दिनों से अधिक यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी तथा 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिनमें कुछ विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं। यह जलयान राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्य से भी गुजरेगा, जिनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। यह जलयान राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य से भी गुजरेगा, जिनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है चेन्नई में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। यानी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? चेन्नई में बनाया जा रहा है। किसने बना रही है? रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है। यानी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जाएगा और रिलायंस इंडस्ट्री बनाने जा रही है। यह अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटीज से में कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होगा और इसे 3 चरणों में बनाया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में बनाया जाएगा। यह अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी से कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होगा। इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल पीपी मॉडल के तहत बनाने जा रही है। प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के तहत बनाया जा रहा है। और इसकी कुल लागत कितनी है? कुल लागत है 1424 करोड़ रुपए। कितनी है? 1424 करोड़ रुपए की कुल लागत है, जिसमें 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। रिलायंस कितने का निवेश करेगी? 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस कर रही है। और कुल लागत जो है, कुल लागत कितनी है? 1424 करोड़ रुपए है इसकी कुल लागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके पहले चरण
जो पहला चरण है का काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी जो पहला चरण है 2025 तक पूरा हो जाएगा और इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा। इस पार्क को 45 साल के कंसेशन पीरियड के लिए दिया जाएगा। कितने साल के लिए कंसेशन पीरियड के लिए दिया जाएगा? 45 साल के कंसेशन पीरियड के लिए दिया जाएगा। यह पार्क जो है 184.2.5 एकड़ में बनाया जा रहा है और इसमें 71.7 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करेगा। कितना? 71.7 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करेगा। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ई कुंभ का पूर्ण नॉलेज अनसील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज है। ई कुंभ का जो पूर्ण नॉलेज अनसील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज है। इस पोर्टल में 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनमें संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। जो ई कुंभ जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा उन्होंने उड़िया भाषा में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की इंजीनियरिंग किताबें और वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग द्वारा विकसित उड़िया भाषा में 50,000 तकनीक शब्दों की शब्दावली का भी विमोचन किया है। और उसके बाद ई कुंभ पोर्टल जो है इस धारणा के आधार पर विकसित किया गया है कि मातृभाषा छात्रों के बौद्धिक विकास में सबसे अधिक सहायक होती है। यानी जो मातृभाषा होती है यह छात्रों के बौद्धिक विकास में सबसे अधिक सहायक होती है। ऐसे में मातृभाषा में सीखने से छात्रों में रचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल का अधिक विकास होता है। इस पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यानी इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा? क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके तहत इंजीनियरों की किताबों का हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, असमिया में अनुवाद किया गया है, जबकि उर्दू और मलयालम भाषाओं का अनुवाद अभी भी जारी है। यानी इसके तहत किन किन भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया और असमिया में अनुवाद किया जा चुका है, जबकि उर्दू और मलयालम भाषाओं का अनुवाद अभी भी जारी है। यानी ये कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। और यह ई कुंभ का पूर्ण नॉलेज अनसील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज है और इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। यानी इस पोर्टल पर जो है 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी जारी किए गए। ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया। क्या है शुभंकर? तूफान और तूफानी। क्या है? तूफान और तूफानी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण है। कैसरा संस्करण है? चौथा संस्करण है। कैसरा संस्करण है? चौथा संस्करण है। चौथा संस्करण है। चौथा संस्करण है। यह 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, जिसमें एक महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे और स्कूल बिरादरी के बीच इसके महत्व की पुष्टि करेंगे। यानी फिट इंडिया स्कूल वीक का कैसरा संस्करण है, चौथा संस्करण है और 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा,
जिसमें 1 महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल में 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। यानी फिट इंडिया अभियान को लॉन्च कब किया था? 2019 में। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस वर्ष दिसंबर में अभियान के वार्षिक कार्यक्रम फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की शुरुआत हुई थी, जो स्कूलों में फिटनेस की आदतों को विकसित करने तथा छात्रों के बीच फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था और इस वर्ष दिसंबर में अभियान के वार्षिक कार्यक्रम फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की शुरुआत हुई थी, जो स्कूलों में फिटनेस की आदतों को विकसित करने तथा छात्रों के बीच फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। पिछले 3 कार्यक्रम छात्रों के बीच बहुत सफल रहे हैं। यानी जो पिछले 3 कार्यक्रम हो चुके हैं या छात्रों के बीच बहुत सफल रहे हैं। इस पहल को युवा पीढ़ी के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इस बार इस प्रमुख कार्यक्रम में तूफान और तूफानी नाम के 2 शुभंकर को जोड़ा गया है। तूफान और तूफानी नाम के 2 शुभंकर को जोड़ा गया है, जिसमें दोनों भारत के सबसे योग्य सुपर हीरो और सुपर वुमेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो तूफान और तूफानी नाम के 2 शुभंकर को जोड़ा गया है, इसमें दोनों भारत के सबसे योग्य सुपर हीरो दोनों भारत के सबसे योग्य सुपर हीरो और सुपर वुमेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। हम लोग अगली खबर देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 12 नवंबर को कब 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया गया? डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया गया। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया गया। यह क्या है? यह विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतवादी थे। तो डॉक्टर सलीम अली जो हैं विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतवादी थे। वह भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप में पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। यानी डॉक्टर सलीम अली जो हैं भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। और पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के जन्मदिवस को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया। किसके द्वारा घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया गया है। सलीम अली ने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें बर्ड्स ऑफ इंडिया इनमें सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी। इनके सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन है? बर्ड्स ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर सलीम अली की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। और डाक विभाग ने इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। यानी डाक विभाग ने डॉक्टर सलीम अली की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। और वर्ष 1958 में सलीम अली को पद्म भूषण तथा वर्ष 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी डॉक्टर सलीम अली को 1958 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और 1976 में पद्म विभूषण भी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC को दोबारा अध्यक्ष बने ग्रेग बर्कले। हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड ने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दोबारा अध्यक्ष चुना है। बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। यानी ग्रेग बार्कले को दूसरी बार 2 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और इनके विपक्ष में कौन खड़ा हो रहा था? जिम्बाब्वे के तबेंगवा मुकुहलानी। कौन थे? तबेंगवा मुकुहलानी ने नाम वापस लेने से बार्कले के निर्विरोध चुना गया। यानी जो जिम्बाब्वे के
तपेंगवा मुकुहलानी के नाम वापस लेने से बार्कले को निर्विरोध चुना गया। ग्रेग बार्कले ऑकलैंड में कॉमर्शियल वकील हैं। बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं बीसीसीआई सचिव कौन है? बीसीसीआई सचिव जयसाद। बीसीसीआई सचिव जो हैं जयसाद जो हैं को आईसीसी की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। आईसीसी की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख किसे चुना गया है? बीसीसीआई सचिव जयसाद को चुना गया है। किसे चुना गया है? बीसीसीआई सचिव जयसाद को चुना गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया है। आइए हम लोग एक बार जल्दी से खबरों को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या आज पढ़ा। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। किसने? केंद्र सरकार ने। या कहाँ से कहाँ तक चलेगी? वाराणसी से आजमगढ़ के बीच में चलेगी। या 3200 किलोमीटर की दूरी है। या सफ़र 50 दिनों में तय किया जाएगा। और अगली खबर है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जाएगा। या रिलायंस इंडस्ट्री बनाएगी। 3 चरणों में बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा और इसकी कुल लागत 1424 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। और वर्ष 2022 के लिए ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी किसने लॉन्च किया? ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने लॉन्च किया। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया। यह डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। और डॉक्टर सलीम अली की सबसे फेमस पुस्तक है बर्ड्स ऑफ इंडिया, इनकी सबसे फेमस पुस्तक थी। और वर्ष 1958 में इन्हें पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आईसीसी के दोबारा अध्यक्ष बने ग्रेग बार्कले। कौन बने हैं दोबारा अध्यक्ष? ग्रेग बार्कले बने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।